Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. So welcome once again to Upasana Ma'am Sociology classes. So if you all don't know me, I am Dr. Upasana Bhattakur. So I have done my Masters and PhD in Sociology and I am your Sociology educator. And this is my YouTube journey. I have recently started this YouTube channel. So I request all my students to like, share and subscribe, and all the students who are preparing for any competitive exam of Sociology like UGC NET, SET exam, या फिर पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर का एंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी हो रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, then you can attend my classes. So I request all my students to like, share, comment and subscribe. And this is our today we are going to discuss on Wilfredo Pareto, and at the end of the class I'll send you the टेलीग्राम लिंक जहाँ पे आप लोग ज्वाइन करना, या फिर इस क्लास के बाद भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं इसको टेलीग्राम लिंक को डाल दूंगी जिससे आप लोग ज्वाइन कर पाओगे. बट एनीवेज मैं अगर अपना टेलीग्राम आईडी देना चाहती हूँ तो डेट इज @, उपासना _ सोशियोलॉजी. तो इसी नाम से आप लोग मुझे टेलीग्राम में ढूंढ भी सकते हो. अगर आप लोग को ग्रुप का लिंक नहीं आप लोग ओपन कर पाओ तो इसमें अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आप लोग को ऐड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे हम एमसीक्यूज भी रेगुलरली करते हैं एंड क्लास का जो फ्री क्लासेस के नोट्स है वो भी मैं उसमें अपलोड करती हूँ. तो ये हमारा एक नया सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, दैट इज क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. तो बेसिकली ये अभी अपकमिंग एग्जाम हमारा यूजीसी नेट का है जो अभी जून 18 को है. सो उसको आगे रखते हुए अभी मैं ये नया सीरीज स्टार्ट की हूँ क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. तो सिलेबस में अगर देखो तो आप लोग जो यूनिट 1 है दैट इज ऑन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, वहाँ पे 26 थिंकर्स है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट बिसाइड्स द 26 थिंकर्स आपके बहुत सारे थिंकर्स है जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि खाली वो 26 थिंकर्स से तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, और भी बहुत सारे थिंकर्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं. तो इसीलिए अभी फिलहाल हम स्टार्टिंग क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स से किए हैं. अपकमिंग अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देखो, जिसमें हमने अगस्ट कॉम, हार्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज जिमेल, ये तीनों थिंकर्स को हमने डिस्कस किया है. और आज के क्लास में मैं आप लोग को विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में पढ़ाऊंगी. सो ही वॉज बॉर्न इन 1848 एंड ही डाइड इन 1923. सो विल्फ्रेडो पेरेटो वॉज एन इटालियन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से थे. विल्फ्रेडो पेरेटो वाज फ्रॉम इटाली एंड ही वाज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट प्लस एंड सोशियोलॉजिस्ट. ओके, ये दोनों थे. ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलराइजिंग द यूज ऑफ द टर्म इलीट इन सोशल एनालिसिस. पेरेटो डेवलप्ड द नोशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स इन हिज बुक माइंड एंड सोसाइटी. सो इलीट थ्योरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. पावर इलीट के बारे में हमारा सी राइट मिल्स ने बात किया है. फिर मॉस्का भी इलिट्स के बारे में बात करते हैं. बट हमारे जो पेरेटो है ही हैज आल्सो पॉपुलराइज्ड द टर्म इलीट. इलीट अभिभाष वर्ग, मतलब दोज हु आर रिच एंड पावरफुल पीपल इन द सोसाइटी, वो इलिट्स होते हैं. और उन्होंने एक सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स का कॉन्सेप्ट भी दिया है उनकी किताब माइंड एंड सोसाइटी में. अब ये कुछ टर्म्स है, ठीक है. ये टर्म्स को मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आ भी सकता है कि हु इज कंसिडर्ड एज द कार्ल मार्क्स ऑफ बुर्जुआ. सो कार्ल मार्क्स और बुर्जुआ हम पेरेटो को बोलते हैं. यस, कार्ल मार्क्स जो थे वो बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट दोनों के बारे में बात करते थे. बेसिकली कार्ल मार्क्स हमारे प्रोलेटेरिएट जो हमारे वर्किंग क्लास है उनके लिए बात करते थे. बट पेरेटो एज सच इज कंसिडर्ड एज द कार्ल मार्क्स और बुर्जुआ बिकॉज वो जो हायर इलीट क्लास है, हायर कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके बारे में बात करते हैं. तो इसीलिए उनको कार्ल मार्क्स और बुर्जुआ भी कहा जाता है. ही इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ फासिज्म. सो ये वाला टर्म भी याद रखना, प्रोफेट ऑफ फासिज्म भी कहा जाता है, फांसीवाद का पैगंबर. एंड ही इज ऑल्सो बीन द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल सोशियोलॉजी. तो सोशियोलॉजी में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स जो भी हम यूज करते हैं, मैथ्स एज सच तो हम यूज नहीं करते बट स्टैटिस्टिक्स हम सोशियोलॉजी में यूज करते हैं, तो उसका भी फाउंडर हम पेरेटो को ही मानते हैं. ओके, सो दीज आर सम की टर्म्स. सो हमेशा जब भी कोई थिंकर पढ़ो या फिर मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो की टर्म्स को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि की टर्म्स के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन से थिंकर ने दिया है. नाउ हमारे जो पेरेटो हैं इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ एक्शन के बारे में बात किया है. सोशल एक्शन आप सबको पता है, सोशल एक्शन के बारे में हमारे मैक्स वेबर ने बात किया है. बट मैक्स वेबर, टेलकट पर्सन्स भी बात करते हैं सोशल एक्शन के बारे में. बट इसके अलावा हमारे जो पर्सन्स है, पेरेटो है, वो भी एक्शंस के बारे में बात करते हैं. और ये 2 टाइप ऑफ एक्शंस क्या है, वन इज लॉजिकल एक्शन एंड द अदर इज नॉन लॉजिकल एक्शन. तो ये लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन क्या होता है. सो ही हैज ड्रॉन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ एक्शंस. लॉजिकल एक्शंस आर दोज
which use means appropriate to ends and logically links means with ends. मतलब लॉजिकल एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम रेशनली लॉजिकली सोच समझ के जो काम करते हैं, जो एक्शन करते हैं, उसको हम लॉजिकल एक्शंस बोलते हैं, जिसमें हम रैशनैलिटी, रीजन, कैलकुलेशन, ये सारा चीज यूज करते हैं. सो दिस एक्शंस आर बोथ सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली लॉजिकल. मतलब वो सब्जेक्टिवली भी लॉजिकल है, मतलब जो इंसान परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को, तो उसके लिए भी वो लॉजिकल एक्शन है, और ऑब्जेक्टिवली वो सोच समझ के भी वो काम कर रहा है, तो दैट इज लॉजिकल. Now, what is non-logical action? Non-logical actions which do not mean illogical or contrary logic are simply all actions which do not fall into category of logical actions. Thus, non-logical actions is a residual category. मतलब non-logical action, जो action हम spontaneously बहुत सारे actions हम करते हैं on the spot, so वो actions हम कह सकते हैं कि non-logical action होगा. But non-logical action ऐसा नहीं है कि उसका कोई meaning नहीं है. बहुत सारा काम हम बिना meaning, मतलब बहुत सारे काम आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, आउट ऑफ इमोशंस हम बहुत सारे एक्शंस करते हैं स्पॉन्टेनियसली. मतलब जरूरी नहीं कि हर बार हम सोच समझ के ही कोई एक्शन करें. यस, सो एज ए वुमेन आई हैव टू कुक फूड. हाँ, मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाऊंगी, कैलकुलेशन करूंगी, रैशनली सोचूंगी, ऐसा नहीं है ना. अब खाना बनाऊंगी तो बनाना है, मैं भी खाऊंगी, मेरा परिवार भी खाएगा, तो इसमें मेरे परिवार के प्रति मेरा प्यार है, मेरा सेंटिमेंट है, तो एक टाइप ऑफ वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन लॉजिकल एक्शन. बट नॉन लॉजिकल एक्शन इलॉजिकल नहीं होता. इलॉजिकल मतलब बिना सोच समझ के कोई भी काम करना, वो नहीं होता. But non-logical actions are important since it explains the inner forces such as sentiments of actor. तो कोई भी एक्शन जो हम sentiments, emotions, spontaneously जो हम एक्ट करते हैं, तो उसको non-logical एक्शन पेरेटो बोलते हैं. तो Wilfredo Pareto says that non-logical actions originate in the mental or psychic states, sentiments and subconscious feelings of human beings. तो ये हमारा जो मेंटल स्टेट्स है, मतलब हमारे मानसिक या मानसिक अवस्थाएं है, भावनाएं हैं, यस, उन सब में ये हमारा नॉन लॉजिकल एक्शंस जो है ओरिजिनेट होता है. फिर उसके बाद और दो कॉन्सेप्ट्स, जो जितने जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है पेरेटो के, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. तो रेसिड्यू और डिराइवेटिव्स के बारे में भी आप लोग ने सुना होगा, और हिंदी में अगर इसको बोले तो अवशेष और व्यटन. सो हिंदी में थोड़ा सा मेरा डिफिकल्ट है, बट स्टिल मैंने ट्रांसलेट किया है, आप लोग पढ़ सकते हो. बट ये रेसिड्यू एंड डेरिवेटिव्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे पेरेटो यूज करते हैं. नाउ व्हाट आर दिस रेसिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स? So it is the non-logical actions which are related to his theory of residues and derivatives. अब non-logical actions क्या बोला था मैंने? ऐसे actions जो तुम्हारा sentiments, emotions या फिर जो तुम्हारा inner instincts, कुछ ऐसे actions होते हैं जो हम instinctly कर देते हैं, immediately कर देते हैं, तो वो वाले actions के साथ हमारा ये residue और derivative जुड़ा हुआ है. Basically ये human conduct है, how human beings act, how human beings behave. So residues and derivatives are both manifestations of sentiments which are according to Pareto instincts or inner human tendencies. So instincts क्या होता है? Instincts are inside us, innate, हमारे अंदर होता है. बहुत टाइम क्या होता है, हम instincts को दबा के रखते हैं. Yes, because we are all human beings. But कल शायद मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन कराया था, अगर आप लोग को याद हो, तो उसमें मैंने बोला था कि एनिमल वर्ल्ड इज driven by instincts, but human world is driven by reasoning. हमारा जो वर्ल्ड है, that is not driven by instincts, but sometimes ये instincts जो है, जो हमारे अंदर है, हमारे inner human tendencies है, वो कभी कभी बाहर आ जाते हैं. yes, so sentiments या emotions के थ्रू हम जो नॉन लॉजिकल एक्शंस करते हैं, उसी को रेसिड्यूज और डिराइवेटिव्स बोलते हैं. The study of these residues and derivatives can be used to unmask non-scientific theories and belief systems. So बहुत सारे non-scientific theories होते हैं, जैसे religion में क्या कोई साइंस एक्सप्लेन कर पाएगा, या बहुत सारे belief systems होते हैं, traditions होते हैं, ये सारे हमारे non-scientific होते हैं, या फिर हम उसमें non-logical को भी यूज कर सकते हैं. By derivative, he means the changing elements or variables accounting for these theories. Residues as a constant are the relatively permanent elements. Now for example, जैसे रिलीजन में बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ है. पहले तुम्हारा पॉलीथियज्म है, मोनोथियज्म है, एनिमिज्म है, टोटेमिज्म है, नेचुरलिज्म है. यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिज्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन हमने देखा. बट वो जो चेंज हो रहा है, यस, पहले तुम्हारा पॉलीथियज्म था, अब मोनोथियज्म हो गया,
जब पहले सुपरनेचुरलिज्म था, अब हमारा मोनोथेइज्म हो गया। तो ये जो चेंज हुआ है दैट इज डिराइवेटिव। तो यही बोला है द डिराइवेटिव मीन्स द चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, जो चेंज हो रहा है। बट रेसिड्यूज एज अ कॉन्ट्रास्ट आर रिलेटिवली परमानेंट एंटिटीज। तो रेसिड्यूज को हम परमानेंट बोलते हैं। रिलीजन मतलब एक जो हमारा विश्वास है, एक जो हमारा बिलीफ है यू नो रिलीजन के प्रति, गॉड के प्रति, वो तो अभी भी है ना, वो तो परमानेंट है। बट वो चेंज हो रहा है, उसका तरीका डिफरेंट हो रहा है, सो दैट इज डिराइवेटिव। ओके, ना इसी कॉन्टेक्स्ट ने हमारे पेरेटो ने 6 क्लासेस ऑफ रेसिड्यूज के बारे में बात किया है, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और आप लोग को ये 6 जो रेसिड्यूज है इनको भी याद रखना है, ठीक है। और ये 6 रेसिड्यूज में से 2 रेसिड्यूज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 रेसिड्यूज, ओके, सो आउट ऑफ दिस 6 क्लासेस ऑफ रेसिड्यूज द फर्स्ट 2 आर इंपॉर्टेंट टू अस since they are related to Wilfredo Pareto's theory of elites and circulation of elites. So ये पहले 2 जो इंस्टिंक्ट्स है, ये रेसिड्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी तुम लोग को सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स के बारे में, तब आप लोग को ये पता चलेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पर पहले नाम याद रख लो। तो पहले जो 2 रेसिड्यूज हैं उनको इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बोलते हैं, दूसरा ग्रुप परसिस्टेंट कॉम्बिनेशन। सो लोग एक साथ मिलके कैसे मतलब काम करते हैं कैसे, तो दैट इज इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। ग्रुप में भी लोग कैसे काम करते हैं, तो दैट इज ग्रुप परसिस्टेंट। सो ये दोनों इंस्टिंक्ट्स, दोनों रेसिड्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ दी 6। और बाकी 4 जो रेसिड्यूज है उनका भी नाम आप लोग याद रख लेना। ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑफ सोशिएबिलिटी, ऑफ इंडिविजुअल इंटीग्रिटी, ऑफ सेक्स। सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ को कैसे एक्सप्रेस करोगे। सोशिएबिलिटी मतलब आप लोगों के साथ कैसे सोशिएबल होगे, कैसे इंटरेक्शन करोगे, कैसे आपका इंडिविजुअल इंटीग्रिटी बना के रखोगे। सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को कैसे आप कंट्रोल करोगे या कैसे वो आएगा। सो ये 4 क्या है हमारे बाकी के रेसिड्यूज। बट टोटल 6 रेसिड्यूज के बारे में पेरेटो बात करते हैं, आउट ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट 2 इज इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड ग्रुप परसिस्टेंस, ओके, परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो हम पेरेटो के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम जब सोशल चेंज के थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, तो सोशल चेंज के 2 थ्योरीज होते हैं, वन इज इवोल्यूशनरी थ्योरी, द सेकेंड इज साइक्लिकल थ्योरी। तो जब हम पेरेटो के नाम पढ़ते हैं तो पेरेटो कम्स अंडर साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। यस, ये आप सबको पता है। सोशल चेंज के जो साइक्लिकल थ्योरी है उसमें हम पेरेटो का नाम पढ़ते हैं। नाउ व्हाई? बिकॉज पेरेटो प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट सोसाइटीज पास थ्रू द पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल विगर एंड डिक्लाइन व्हिच रिपीट देमसेल्व्स इन अ साइक्लिकल फैशन। पॉलिटिकल विगर मतलब ये पॉलिटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि सोसाइटीज जो है पास थ्रू करते हैं। मान लो एक टाइम पे बहुत पीक में रहेगा एक पॉलिटिकल पार्टी, फिर वो तुरंत नीचे आ जाएगा, फिर मान लो दूसरा एक पार्टी ऊपर चला जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल में मतलब ये जाता है। मान लो कांग्रेस पार्टी पहले बहुत ही पीक में था, अब कांग्रेस पार्टी नीचे आ गया, बीजेपी ऊपर चला गया, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब बीजेपी नीचे आ जाएगा, फिर कांग्रेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सोसाइटी में रिपीट होता रहता है एक साइक्लिकल फैशन में। तो इसीलिए सोशल चेंज के थ्योरी में हम इनको साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज में पेरेटो को रखते हैं। द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पीपल्स, रेंटियर एंड स्पेकुलेटर्स। सो ये टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। हु आर रेंटियर्स एंड हु आर स्पेकुलेटर्स? The rentiers are those who like to follow the traditional ways, and those who like to take chances for attaining their ends are called speculators. So rentiers वो लोग होते हैं जो मतलब ट्रेडिशनल सीधा साधा जिंदगी बिताना पसंद करते हैं, वो कोई लाइफ में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। बट स्पेकुलेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं। तो स्पेकुलेटर्स ही बाद में जाके क्या बन जाते हैं, एरिस्टोक्रेट्स बन जाते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स बन जाते हैं। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये स्पेकुलेटर्स भी जब एरिस्टोक्रेट बन जाएंगे वो भी उनका भी डाउनफॉल आएगा। तो उनका जब डाउनफॉल आएगा फिर रेंटियर्स जो है वो उनमें से कोई एक स्पेकुलेटर बन जाएगा या एरिस्टोक्रेट बन जाएगा। जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल क्या था, उनका तो पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं था। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि वो अब देखो दिल्ली के सीएम है। यस, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया ना। तो इसीलिए कोई भी परमानेंटली एक पोजीशन में नहीं रहता है। कोई भी एरिस्टोक्रेट पोजीशन में जाएगा तो परमानेंट नहीं रहेगा, वो उतार चढ़ाव हमारा चलता रहता है।
Then he talks about elites. Okay, so this is very important. He distinguish between the governing elite and the non-governing elite. So ये आप सबको पता है elite लोग कौन होते हैं, जो हमारे एक देश के जो सबसे अमीर लोग होते हैं उनको हम elites बोलते हैं. तो elites भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, गवर्निंग elite, दूसरा नॉन गवर्निंग elite. अगर इंडिया की बात करूं तो गवर्निंग elites वो लोग होंगे जो हमारे पॉलिटिक्स में आते हैं, कांग्रेस के लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स, ये सारे हमारे गवर्निंग elites में आएंगे. नॉन गवर्निंग elites में कौन आएंगे, जो अदानी, अम्बानी, यस, फिर टाटा, बिरला, ये सब हमारे नॉन गवर्निंग elites. या फिर मान लो जो हमारे फिल्म स्टार्स है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सब हमारे नॉन गवर्निंग elites आएंगे, जो लोग पॉलिटिक्स के साथ जुड़े नहीं हुए, बट दे आर elites, हाई क्लास, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली दे आर वेरी पावरफुल. यस. However, the governing elite are those individuals who are directly or indirectly play an important part in the government, while the non-governing elite comprise the rest of the elite population. So that I already told you, governing elite directly हमारे जो politics में involve होते हैं वो governing elites होते हैं, but non-governing elite politics में बिल्कुल ही involve नहीं होते. So in his work, Wilfredo Pareto has focused his attention on more on governing elites. So obviously Pareto हमारे governing elites के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में वो गवर्निंग elites को भी बोला है दो टाइप्स के होते हैं. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही इज सेइंग गवर्निंग elites आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स. नाउ व्हाट आर दिस टू टाइप्स ऑफ गवर्निंग elites? लायंस एंड फॉक्सेस. यस, लायन मतलब शेर और फॉक्स मतलब लोमड़ी. शेर क्या होता है, शेर जंगल का राजा होता है, और फॉक्स इज ऑलवेज कनिंग. अगर इनका आप बिहेवियर भी देखो तो फॉक्स क्या होता है, बहुत ही कनिंग, और लायन जो होता है वो राजा. यस. So Pareto borrowed these concepts from Machiavelli. So lion and foxes का जो concept है ये पेरेटो ने किससे लिया है, मैकाइवेल से borrow किया है. The lions have class 2 type of residue. They are conservative in ideas and represent social inertia, that is the element of stability, persistence in society. So type 2 residue कौन सा था, type 2 residue था persistence of aggregates. Yes, group persistence. तो जो लायंस है हमारे वो टाइप 2 वाले रेसिड्यू में आते हैं. मतलब ये लोग कंजर्वेटिव होते हैं, ये लोग मतलब एक स्टेबल होते हैं, सब समाज में मतलब रूल करेंगे, अपना जो भी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करेंगे, कोई कनिंग शॉर्टकट नहीं लेंगे. यस. बट जो तुम्हारे such type of individual harbor strong feelings of loyalty to the family, tribe, city, nation. They reveal in their behavior class solidarity, patriotism and religious zeal, and are not scared of taking strong action when a need occurs. मतलब ये कनिंग नहीं होते, लायंस कनिंग नहीं होते, वो उनका अपना वो रहता है, क्या बोलते हैं उनको, उनका अपना आइडियोलॉजी रहता है, अपना वो रहता है, तो उसी को फॉलो करते हैं, और वो कभी भी अपने पद से वो नहीं होता, और कभी भी उनको कोई डर नहीं लगता. कुछ भी एक्शन लेना हो, स्ट्रॉन्ग एक्शन, तो वो एक्शन तुरंत वो ले लेते हैं. सो दे आर दी लायंस. बट फॉक्सेस आप सबको पता है फॉक्सेस क्या होते हैं, दे आर कनिंग, और वो रेसिड्यू 1 वाले हैं, इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. So these people are involved in a system making manipulating various elements found in experience such as in large scale financial manipulation. मतलब चीजों को मैनिपुलेट करके कनिंगली ये लोग सिस्टम में आते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं. So in other words, foxes are responsible for the changes, experiments, innovations in society. जो lions होते हैं वो stable होते हैं, वो ज़्यादा change, experiment इतना पसंद नहीं करते हैं. बट जो foxes होते हैं वो cunning होते हैं, तो obviously वो लोग हमेशा नया नया experiment करते हैं. They try to bring innovations in society. Yes, so they are the lions. And they are not conservative and faithful or stable. ये faithful भी नहीं होते, stable भी नहीं होते, conservative भी नहीं होते. Okay, so these are two types of elites, governing elites, lions and foxes, as talked about by Pareto. So in Pareto's opinion, the governing elite must be a mixture of both lions and foxes to form an ideal governing class. So एक governing class होने के लिए lion और fox दोनों होना पड़ेगा. अगर मान लो आप एक राजा हो, आपका जो सिद्धांत है आप उसी को फॉलो करोगे, आप बोलोगे मैं बिल्कुल ही चेंज नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरे प्रजा को, तभी तो नहीं होगा ना. आपको कभी कभी कनिंगली भी काम करना पड़ेगा, कभी कभी चेंजेस भी लाना पड़ेगा, इनोवेशंस, एक्सपेरिमेंट्स भी करना पड़ेगा. तो एक आइडियल गवर्निंग क्लास वही होगा जो ये लायन और फॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. Thus in his theory of circulation of elites from lions to foxes and vice versa, Pareto has given a theory of social change. His theory of change is cyclical in nature. Yes, ये तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो हमारा इलीट्स है, गवर्निंग इलीट्स है, वो हमेशा से एक जगह नहीं रहता. मान लो एक टाइम पे एक इलीट बना, फिर वो नीचे आ जाएगा,
फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, इस तरीके से चलता है। तो इसलिए इट्स अ टाइप ऑफ साइक्लिकल इन नेचर। यस, ये सोशल चेंज साइक्लिकल है। So it is not linear like Marx theory in which process ends with the coming of a communist society. In Pareto's view, all societies move from one state to another in a cyclical manner with no beginning or end. So beginning end कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स का थ्योरी में क्या है, कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगा तो हमारा हिस्ट्री खत्म। यस, या फिर मान लो अगस्त कॉम की तरह हमारा पॉजिटिविस्ट सोसाइटी आया तो हिस्ट्री खत्म, ऐसा नहीं है। पेरेटो कह रहे हैं कोई बिगिनिंग कोई एंड नहीं है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस है। एक बिगिनिंग होगा, दूसरा एंड होगा, एंड होगा, फिर बिगिनिंग होगा। तो इस तरीके से ये साइक्लिकल प्रोसेस में चलता रहेगा। यस, सो आई थिंक द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करना। और ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट बुक्स है, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द राइज एंड फॉल ऑफ इलिट्स, द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर 1900, द माइंड एंड सोसाइटी, ए ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, द राइज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मोनोपोलीज ऑफ कॉम्पिटेंस एंड शेल्टर्ड मार्केट्स। सो ये इनके इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनको भी नोट डाउन करके रखना। यस, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल उपासना मैम सोशियोलॉजी क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, CUET, UG, PG, नेट, PhD एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करो, ये लिंक है। और टेलीग्राम चैनल का भी हमारा ये लिंक है। यस, उपासना मैम सोशियोलॉजी क्लासेस करके ही आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम में। और अगर आप लोग को नहीं मिले तो आप लोग मेरे पर्सनल यूजर आईडी में मैसेज करना, मैं आप लोग को ज्वाइन कर दूंगी। सो दिस इज माय पर्सनल यूजर आईडी @upasna_sociology, and do like, share, subscribe, comment, yes, and wait for upcoming videos. And tomorrow 12 p.m. all of you join me for 1000 MCQ series part 2. Yes, okay then, bye all of you, thank you.